हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को अपने चैनल पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएड का जो सिलेबस है उसका भी अध्ययन कराऊंगा, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली क्लास में फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस बता दिया था। अब देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस का जो है विषय, क्या क्या पेपर पढ़ना है और कौन कौन से पेपर में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोग को बता दूंगा। जैसे देखिए, आप लोग के पास, कुछ लोगों के पास सिलेबस होगा, जिनके पास नहीं भी होगा, तो मैं आप लोग को इसमें बताना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों का जो दो पेपर होता है वो पेडागोजी का संबंधित होता है, यानी आप जिस विषय से ग्रेजुएशन किए रहते हैं उनमें से किन्हीं दो विषयों का पेडागोजिकल पेपर होता है, यानी शिक्षण शास्त्र। जैसे आपने ग्रेजुएशन में हिंदी एक लैंग्वेज लिया हुआ है और सामाजिक विज्ञान है, तो आपका सामाजिक विज्ञान और हिंदी का दो पेडागोजिकल पेपर पढ़ना होता है। उसके बाद फिर आपको इसमें दो और भी पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें एक पेपर होता है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम और दूसरा पेपर होता है आईसीटी से संबंधित, यानी ज्ञान और पाठचर्या, और एक पेपर होता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो इस प्रकार से देखिए, इस सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं। तो उन चारों पेपरों का क्या क्या सिलेबस है, उन सबको हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए। जैसा कि देखिए, आज हम लोगों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस देखना है, जिसमें हम लोग को देखिए 4 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें से जो पहला पेपर है उसका देखिए कोड है 201 और इस पेपर का नाम है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, यानी ज्ञान एवं पाठचर्या। तो जिसमें देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हर पेपर में 4 यूनिट होता है, तो उसी प्रकार देखिए इसमें भी 4 यूनिट हैं, जिसमें अब देखिए इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, ज्ञान और पाठ्यक्रम, ठीक है, इस यूनिट का पेपर का नाम है। जिसमें देखिए जो पहला यूनिट है उसमें हम लोग को पढ़ना है ज्ञान और सूचना दोनों के बीच अंतर और समानता। उसी प्रकार से देखिए इसमें पढ़ना है ज्ञान का स्तर क्या होता है, वर्गीकरण संबंधी दृष्टिकोण क्या होता है, ज्ञान के बारे में भारतीय दृष्टिकोण क्या होता है, शिक्षा के विभिन्न संदर्भों जिसमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक से ज्ञान का क्या संबंध होता है। फिर देखिए यूनिट 2 में हमको पढ़ना है पाठचर्या के निर्धारक और उससे संबंधित विचार, जिसमें देखिए हम लोग को क्या देखना है, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी पहलू क्या होता है, ये कैसे हमारे पाठ्यक्रम और पाठचर्या से जुड़ा होता है। फिर एक शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होती हैं, शिक्षकों के अनुभव और चिंताएं क्या होती हैं। फिर इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ मुद्दों को शामिल किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण संबंधी मुद्दे या चिंताएं, लैंगिक अंतर, समावेशिता, मूल्य संबंधित चिंताएं और मुद्दे, सामाजिक संवेदनशीलता, ये सारी चीजें इस यूनिट में शामिल होंगी। उसके बाद देखिए जो यूनिट 3 है वो देखिए पाठचर्या विकास से संबंधित है। इसमें देखिए पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न दृष्टिकोण क्या होते हैं उनको समझना है, जिसमें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है, पर्यावरणवादी पाठ्यक्रम क्या होता है जिसमें स्थानीय चिंताओं को शामिल किया जाएगा, व्यवहारवादी क्या होता है, योग्यता आधारित क्या होता है, न्यूनतम स्तर क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है और रचनावादी पाठ्यक्रम क्या होता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को कैसे विकसित किया जाएगा। फिर इसमें देखिए हमको देखना है पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया, यानी पाठ्यक्रम को निर्माण करने का क्या लक्ष्य होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, समग्र पाठ्यक्रम का निर्माण का क्या उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम के क्या आधार होते हैं। उसके बाद देखिए ज्ञान का चयन करने और विभिन्न विषयों में विषयगत प्रश्नों के रूप में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के क्या क्या मानदंड होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होती है। फिर उसके बाद देखिए मौलिक अवधारणाओं और विषयों को स्तरों में लंबवत रूप में व्यवस्थित करना और विभिन्न विषयों के भीतर या उनके बीच में विषयों को कैसे इंटीग्रेटेड किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, ये देखना है। उसके बाद देखिए इसका जो यूनिट 4 है वो है विद्यालय और पाठ्यक्रम का आपस में जुड़ाव, यानी विद्यालय जो होता है पाठ्यक्रम के जुड़ाव का स्थान होता है। तो विद्यालय में क्या क्या चीजें देखनी है हमको पाठ्यक्रम से संबंधित, शिक्षकों की भूमिका और उनकी सहायता, उसके बाद पाठ्यक्रम का संचालन, पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम पर शोध,
उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में शिक्षक के लिए क्या स्थान होता है। स्कूलों के भीतर शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने में बाहरी एजेंसियों की क्या भूमिका होती है, जिसमें स्थानीय एजेंसियां, क्षेत्रीय एजेंसियां और राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल की जाती। ठीक है, तो ये था हमारा पहले पेपर का सिलेबस। अब देखिए जो दूसरा पेपर है उसका कोड देखिए क्या है, 202। इस पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, यानी शैक्षिक तकनीकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इसमें भी देखिए उसी प्रकार से आपको 4 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें हर यूनिट में क्या क्या चीज पढ़ना है इसको हमको बताया गया है। तो देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए यूनिट 1 में पढ़ना है हमको सबसे पहले शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसका अर्थ और इसकी अवधारणा क्या है, इसका दायरा और महत्व क्या है। फिर उसी प्रकार से देखिए प्रशिक्षण की क्या क्या रणनीतियां होती है, जिसमें देखिए प्रदर्शन है, क्रमादेशित अधिगम है, क्रमादेशित निर्देश सामग्री का विकास कैसे होता है, रैखिक और शाखाबद्ध क्रमादेशित निर्देश क्या होता है, अंतः क्रिया विश्लेषण क्या होता है, सिमुलेशन और सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है। फिर उसी प्रकार से सोच कौशल क्या होता है, ये हमको पढ़ना है यूनिट 1। उसके बाद फिर देखिए यूनिट 2 में देखिए शिक्षण की अवधारणा यानी टीचिंग किसे कहते हैं, टीचिंग क्या होता है। तो टीचिंग का अर्थ देखना है, टीचिंग की परिभाषा, टीचिंग की विशेषताएं, टीचिंग के क्या क्या लेवल होते हैं, टीचिंग के कौन कौन से चरण होते हैं। फिर इसमें देखना है हमको शिक्षण अधिगम सामग्री अनुभव का संकु जो एडवर्ड डेल के द्वारा दिया गया था उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए बहुसंवेदी निर्देश लाभ क्या होता है, शिक्षण विधियां क्या होती हैं, शिक्षण रणनीतियां और तकनीकें क्या होती हैं, इनसे संबंधित क्या क्या अवधारणा है, उनके क्या प्रकार हैं, सोच विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं, ये हमको पढ़ना है यूनिट 2 में। उसके बाद देखिए फिर यूनिट 3 है। यूनिट 3 में देखिए क्या पढ़ना है हमको, शिक्षण अधिगम में नवाचार यानी इनोवेशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग, यानी इनोवेशन का शिक्षण अधिगम में किस प्रकार से उपयोग किया जाए। इसमें देखिए हमको देखना है प्रणाली दृष्टिकोण, सहकारी शिक्षण क्या होता है, व्यक्तिगत निर्देशात्मक प्रणाली क्या होती है, भाषा प्रयोगशाला क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग को शिक्षण के मॉडल देखना है, शिक्षण के मॉडल की क्या अवधारणा होती है, शिक्षण मॉडल के क्या प्रकार होते हैं, शिक्षण मॉडल के क्या मूलभूत तत्व होते हैं यानी बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर इसमें हमको देखना है ग्लेजर का मूल शिक्षण मॉडल क्या है, ग्लेजर नामक विद्वान के द्वारा क्या शिक्षण मॉडल बताया गया है, पूछताछ आधारित प्रशिक्षण मॉडल क्या होता है, महारत सीखने का मॉडल क्या होता है और अवधारणा प्राप्ति मॉडल क्या होता है। ये हमको पढ़ना है यूनिट 3 में। उसके बाद देखिए यूनिट जो 4 है वो है देखिए आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या अवधारणाएं हैं, संचार के कौन कौन से मॉडल होते हैं, कक्षा संचार क्या होता है, दूर संचार और उपग्रह संचार की अवधारणा क्या होती है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इसका उपयोग शिक्षण के प्रक्रिया में किस प्रकार से किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग को देखना है थोड़ा बहुत कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का शिक्षा में क्या उपयोग है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको इनपुट कहा जाता है और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो आउटपुट होती हैं। फिर इसी में आपको पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, यानी जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट, पेंट के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी टीचर को पढ़ाने के लिए खुद से कंप्यूटर का नॉलेज रहता है तो वो पावर पॉइंट वगैरह बना के डिजिटल बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाना हुआ तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके कैसे पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है और देखनी है। फिर इसमें देखिए कंप्यूटर की देखभाल कैसे की जाती है, कंप्यूटर को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इसमें देखिए वायरस क्या होता है, कंप्यूटर की सुरक्षा क्या होती है, कंप्यूटर को कैसे बेहतर तरीके से रख रखाव करना चाहिए, ये पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग और अनुप्रयोग क्या है, कंप्यूटर को किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें है नेटवर्किंग, चौथे पेपर में ही
इसमें देखिए हम लोग इंटरनेट देखेंगे, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का क्या उपयोग है, WW क्या होता है, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक वेबसाइट क्या होती हैं, ईमेल क्या होता है, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, ई लर्निंग क्या होती है, वर्चुअल क्लासरूम क्या होती है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या अवधारणाएं हैं, इसकी किस प्रकार की आवश्यकता होती है, आवश्यक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनका शिक्षा में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है दूसरे पेपर में। अब देखिए जो अगला है वो पेपर है 203 कोड है। इसमें देखिए पैडागोजी होती है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड दो पेपर होते हैं। एक पेपर लैंग्वेज का होता है सोशल साइंस वालों के लिए और एक सोशल साइंस का, जिसमें देखिए सोशल साइंस का जो है पेपर उसमें भी देखिए आपको 4 यूनिट में ये पूरा सिलेबस डिवाइड है। तो 4 यूनिट में हम लोग को देखना है कि किसी विषय के शिक्षण को कैसे किया जाता है। तो देखिए इस पेपर का नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जिसमें यूनिट 1 में देखिए क्या पढ़ना है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, इसका क्या प्रयोजन होता है और इसका क्या क्षेत्र होता है। इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक डिवाइड हैं, जिसमें देखिए सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं क्या होती हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है। फिर सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों का कैसे एकीकरण किया जाएगा, जिसमें देखिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और समाज शास्त्र को कैसे एक साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में बच्चों को। स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान, माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के क्या उद्देश्य और लक्ष्य, यानी विभिन्न प्रकार के जो जूनियर हाई स्कूल हैं या स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाएगा, माध्यमिक स्तर पर कैसे पढ़ाया जाएगा, उसका क्या उद्देश्य होगा, इसका क्या लक्ष्य होगा, ये सब हमको पढ़ना है यूनिट 1 में। उसके बाद देखिए यूनिट 2 जो है वो पाठ्यक्रम से संबंधित है कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको कैसे निर्माण किया जाएगा, इसके लिए कौन कौन से दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे, इसके लिए कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण में इन सब सिद्धांतों की क्या उपयोगिता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सहित उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हाल के पाठ्यक्रम के विकास का अध्ययन करना है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम को कैसे निर्मित करने के लिए क्या क्या किया गया है, ये हमको देखना है। फिर देखना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पाठ्यक्रमों का क्रम और संगठन, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पाठ्यक्रमों को किस प्रकार से क्रमानुसार परिवर्तित किया गया है, बदलाव किया गया है और इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, संगठित किया गया, ये देखना है। उसके बाद देखिए जो यूनिट 3 है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती हैं, इसके लिए कौन कौन सी तकनीकें हैं, इसके आधार पे हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। जिसमें पद्धतियों में देखिए हमको क्या क्या देखना है, व्याख्यान पद्धति विधि, वार्तालाप विधि, चर्चा विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, स्रोत विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, भूमिका विधि, इकाई योजना विधि और तकनीकें। इसमें देखिए प्रश्न पूछना, कहानी सुनाना, अनुकरण करने के कौशल, यानी ये है पद्धतियां और यह है तकनीकें। उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान विषय में कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाने में ऑडियो और वीडियो सामग्री को किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कैसे किया जाएगा, कम लागत वाली शिक्षण सहायक सामग्री कैसे तैयार की जानी चाहिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण करने के लिए। तो ये हमको तीसरे यूनिट में पढ़ना है। और जो चौथा यूनिट है वो देखिए आपको पाठ्य योजना से संबंधित है, यानी कैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए हमको पाठ्य योजना बनानी है, जिसमें यूनिट योजना कैसे बनानी है, पाठ्य योजना कैसे बनानी है, चरण और पाठ्य योजना के कौन कौन से घटक होते हैं, किसी भी पाठ्य योजना को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से घटक होते हैं, किसके आधार पर पाठ्य योजना बनाएंगे, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये जो हमको पढ़ना है यूनिट 4, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है चौथा पेपर है जिसका कोड है 204। ये देखिए आपका सेकेंड पेपर होगा पेडागोजी से रिलेटेड। ये आपका सामाजिक विज्ञान वाले विषय वालों के लिए लैंग्वेज होता है, जबकि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका विज्ञान का ही विषय 2 भागों में
बंट जाता है। जैसे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं तो उनका बायोलॉजी का पेपर होता है, और जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ का होता है। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वो फिजिकल साइंस में आ जाता है, भौतिक विज्ञान में, तो वो एक अलग पेपर होता है। तो उनका भी 2 ही पेपर होता है, बस अंतर ये हो जाता है कि उनमें लैंग्वेज नहीं रहता है, बल्कि उनका बायोलॉजी और मैथ एक पेपर हो जाता है, और दूसरा पेपर उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर फिजिकल साइंस हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए, इसमें जो मैं आप लोग को अध्ययन कराऊंगा तो मैं सामाजिक विज्ञान का ही अध्ययन कराऊंगा, साइंस वाला जो है मैं अध्ययन नहीं कराऊंगा। उनके लिए मैं जो कॉमन पेपर है वो भर पढ़ाऊंगा, जिसमें नॉलेज एंड क्यूरिकुलम, और दूसरा पेपर है जो आईसीटी, तो वो सबके लिए कॉमन है, तो उसका मैं अध्ययन कराऊंगा। तो देखिए, जो पेडागॉजी में हिंदी की पेडागॉजी है, इसमें देखिए 4 यूनिट हैं। तो पहले यूनिट में हमको हिंदी शिक्षण, हिंदी शिक्षक क्या होते हैं उसको पढ़ना है, यानी हिंदी को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के शिक्षकों को होना चाहिए, उनके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी चीजें देखेंगे। उसमें देखिए कि मातृभाषा शिक्षण क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या स्वरूप होता है, इसका क्या महत्व होता है, ब्लूम के द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, भाषाई कौशल का सामान्य ज्ञान किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इसमें पढ़ना है श्रवण कौशल क्या होता है, भाषण कौशल क्या होता है, पठन कौशल क्या होता है, लेखन कौशल क्या होता है। इन सभी कौशलों का हिंदी शिक्षण में किस प्रकार से बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा। हिंदी में उच्चारण शिक्षण क्या होता है, अक्षर विन्यास क्या होते हैं, विराम चिन्ह का क्या उपयोग होता है, इनका क्या महत्व है। हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की क्या उपयोगिता है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें पढ़नी हमको यूनिट 1 में। उसके बाद देखिए, जो यूनिट 2 है वो देखिए पाठ्य योजना से संबंधित, यानी हिंदी विषय को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की पाठ्य योजना बनाएंगे, या हिंदी विषय में पाठ्य योजना का क्या अर्थ होता है ये देखेंगे, इसका क्या महत्व होता है, इसकी क्या रूपरेखा होती है, हिंदी शिक्षण के अनुवाद का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनका अभ्यास कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद देखिए, कविता शिक्षण कैसे किया जाता है, किसी क्लास में बच्चों को कविता पढ़ानी है, पद्य पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाया जाएगा, रस पाठ क्या होता है, बोध पाठ क्या होता है, और इसको किस प्रकार से कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ये सारी चीजें हमको यूनिट 2 में पढ़नी है। उसके बाद देखिए, इसी में पढ़ना है पद्य शिक्षण क्या होता है, तो पद्य शिक्षण को कैसे किया जाता है। उसके बाद देखिए, यूनिट 3 जो है वो देखिए किस किस से संबंधित, व्याकरण शिक्षण क्या होता है, व्याकरण शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, औपचारिक रूप से कैसे किया जाता है, अनौपचारिक रूप से कैसे किया जाता है। रचना शिक्षण क्या होता है, जिसमें कहानी, पत्र एवं निबंध को कैसे बताया जाएगा, बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा। हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाएगा, इसकी समीक्षा कैसे की जाएगी। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी किस प्रकार से समीक्षा की जानी चाहिए, ये हमको पढ़ना है यूनिट 3 में। उसके बाद देखिए, जो चौथा यूनिट है उसमें देखिए क्या पढ़ना है कि हिंदी में किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों को हिंदी विषय में किस प्रकार के गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जिसमें देखिए हिंदी में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, इसका क्या स्वरूप होता है, विद्यालयों में मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया होती है, हिंदी शिक्षण में गृह कार्य कैसे दिया जाता है, उसका क्या स्वरूप होता है, उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, हिंदी की पाठ्यवस्तु से क्या अभिप्राय होता है, हिंदी पाठ्यवस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण क्या होता है। तो ये हमको पढ़ना है यूनिट 4 में। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को विस्तृत रूप में देख लिया कि हमको कौन कौन से पेपर में, कौन कौन से यूनिट में किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो इन सभी टॉपिकों का मैं आप लोग को अध्ययन एक एक करके कराऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों का यह सिलेबस जो है एग्जामिनेशन से पहले पूर्ण करा दूं। ठीक है, तो इसमें मैं देखूंगा कि जो भी पेपर होगा, एक पेपर में आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और उस पेपर के कुछ टॉपिक को पढ़ा लूंगा, तब फिर दूसरा पेपर पढ़ाना शुरू करूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो भी पेपर है वो पेपर कोई ऐसा नहीं रहेगा जो एकदम अछूता रहे, यानी थोड़ा बहुत हर पेपर से पढ़ाता चलूंगा, और जिससे आप लोगों को हर पेपर का अध्ययन
होता रहे और आप लोग इसको अध्ययन करने के बाद नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे बाद में आप लोगों को किसी भी प्रकार की सीरीज उरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट अगर चाहेंगे तो सीरीज ले सकते हैं, कि उससे उनको आइडिया मिलेगा कि मैंने ये सब चीजें जो पढ़ी है उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, यदि आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं, तो ये सारी आइडिया उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए बस यहीं तक रखा जाए। अब जो पाठ्यक्रम पढ़ाने का काम है वो अगली कक्षाओं से मैं शुरू करूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, केवल सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिलेबस सही तरीके से समझ में आया होगा, और सिलेबस को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि हमारे इस सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है एक बीएड के स्टूडेंट के लिए। यानी बीएड के स्टूडेंट के लिए इन सिलेबस को पढ़ने से क्या बेनिफिट मिल सकता है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको इन सिलेबस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इनके तौर तरीके को आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप एक अच्छे शिक्षक कैसे बनेंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए आपको सिलेबस में जाननी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।